दुनिया में कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाता। और जब तक आप सहारे का यूज करते रहेंगे तब तक जो है सो आपके अंदर की अपनी जो ताकत है, जो अपना कैपेसिटी है, वो कभी उभर करके सामने नहीं आएगा। ऐसी कहावत है, ऐसा लोग कहते हैं, या ऐसा जो सीनियर स्टूडेंट है, टीचर्स है, मैं भी कहता हूँ कि आप अपने प्रिपरेशन के दौरान जब कभी भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो दो तीन बातों को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको पढ़ने का मन बनाना पड़ता है, नंबर एक। नंबर दो, डाउट्स आपको बहुत ज्यादा तब तक आते रहेंगे जब तक आप अपने आप को पूरा समर्पित नहीं करेंगे सब्जेक्ट के प्रति। डाउट्स का मतलब है कि जब कभी भी हम कोई चीज को पढ़ते हैं, अगर फिजिक्स पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा डाउट आपको इसी सब्जेक्ट में आता है, लेकिन ये तब घटने लगता है जब डाउट्स कम होने लगते हैं, जब आप मेहनत थोड़ी गहराई के साथ, थोड़ी लगन के साथ करते हैं। ठीक है, डाउट्स का काम है, आना आएगा। अब आप ये समझिए ना कि रोड पर अगर आप घूम रहे हैं तो अगर एक खूबसूरत लड़की रोड पर गुजर रही है तो उसे देखने के लिए कोई कहता नहीं है आपको। मैं थोड़ा सा मजाक भी कर रहा हूं, थोड़ा सीरियस मैटर भी है ये। स्वाभाविक रूप से आपकी मनोवृत्ति उसकी तरफ घूम जाती है। बस यही भावना आपको अपने एकेडमिक करियर में, अपने लर्निंग फेज में भी अपनानी है कि उसके लिए आपको मन एकदम स्वाभाविक रूप से तैयार रहना चाहिए। फिर देखिए, आपको खुद आपका रिजल्ट, आपका गोल एकदम करीब नजर आएगा। ऐसे ही मिल करके पढ़ते रहना है और क्या करना है। मैथमेटिकल टूल्स तो हम आपको लगातार 2 लेक्चर दिए हैं, आज तीसरा लेक्चर में हम पार्ट 3 इसका है। कुछ फार्मूला हमने उस समय में, चूंकि ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू अभी रन कर रहा है तो इसको आज एंड करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कुछ फार्मूले हैं जिसकी चर्चा मैं आपको कर देता हूं। हालांकि ये हर जगह अवेलेबल है, पर जो एक ट्रेडिशन है, जो हमारा है अपना पैटर्न, उसके हिसाब से सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। ये वो फार्मूले होते हैं जो फिजिक्स में डायरेक्ट यूज किए जाते हैं और बहुत जल्द यूज होगा इसका, आप देखिएगा। उसके बाद cos 2a का जो वैल्यू होता है, cos 2a का जो वैल्यू होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या इसी को आप कह सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या इसी को कह सकते हैं आप cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और भी होगा तो उसको हम लोग को उतना डेप्थ में जाना नहीं है। तीसरा है tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। बस ये है। इसके बाद चलते हैं साइन की तरफ। साइन a प्लस बी, ये होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। उसी प्रकार से साइन a माइनस बी का जो वैल्यू आएगा, ये आएगा साइन a इंटू कॉस बी। बस साइन का डिफरेंस है, वहां प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, एंड इंटू कॉस ए, सॉरी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर छठा फॉर्मूला है आपका कॉस ए प्लस बी का और कॉस ए माइनस बी का। इसको एक ही साथ मैं लिख देता हूं और मुझे लगता है कि अब आपको परेशानी नहीं आएगी। इसको हम लिख सकते हैं, साइन खाली रिवर्स कर जाता है, कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसका मतलब क्या हुआ मैं थोड़ा बता दूं आपको। साइन उलटता है, अगर प्लस माइनस है तो ये माइनस प्लस होता है। मतलब कहने का कि कॉस ए प्लस बी का जब फॉर्मूला हमें देखना होगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपको कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्मेट में।
और अगर आपको कॉस ए माइनस बी देखना है तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होगा। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा बहुत कम यूज होगा, लेकिन आप इसको देख लें क्योंकि मन में तसल्ली हो जाएगी। साइन सी प्लस साइन डी ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। ध्यान रखना है साइन सी प्लस साइन डी है तो साइन कॉस आएगा, और दूसरा फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी। अगर ऐसा हुआ तो ये उलट जाएगा, कॉस यहां आ जाएगा, साइन यहां चला जाएगा, तो लिखेंगे 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। और अब कॉस की बारी आती है तो कॉस सी प्लस कॉस डी अगर आपको लिखना होगा तो ये होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। ये सब फॉर्मूला याद करने से याद नहीं रहेगा, इसको पैटर्न देख लेंगे दिमाग पर रहेगा। चूंकि यूज कम होते हैं इसीलिए जो है, पर यहाँ पर अगर कॉस सी माइनस कॉस डी की बात करूं मैं तो यहाँ देखिए कॉस कॉस आया तो इसमें साइन साइन आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन यहाँ होता है डी माइनस सी बाय 2। बहुत जगहों पे आप ये देखेंगे कि यहाँ माइनस साइन लेकर के इसको सी माइनस डी कर देते हैं। आपको तो पता ही है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये बहुत बड़ा मिरेकल नहीं है, बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। तो ये मोटा मोटी है। और इसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्री में बाकी जो कोसाइन रूल वगैरह है वो सब आपको हम बता ही दिए थे, और कोई खास डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो लैंग्वेज है मैथमेटिक्स फिजिक्स का पता ही है आपको, तो उसके हिसाब से हमने जितनी जरूरत की चीजें थी उतनी आपको बताने की कोशिश की है। अब आइए ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा निकल करके थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसका कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ही वाइटल है और इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग बहुत खूबसूरत तरीके से करते हैं। मैथमेटिकल टूल को बहुत लंबा ले जाने से कोई फायदा नहीं है, बस अब फिजिक्स की तैयारी कीजिए। फिजिक्स आने वाला है, यानी फिजिक्स आने वाला है, वो तो आया हुआ है, पर मैकेनिक्स आने वाला है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके लिए पूरा जोश और ताकत के साथ हम लोगों को लगना है, और बड़े बड़े प्रॉब्लम, अब क्या मैं बताऊं आपको, एक से एक प्रॉब्लम, एक से एक बुक्स, एक से एक कॉन्सेप्ट तमाम हम लोग यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। थोड़ी चर्चा आइए करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम आपको पहले दे चुके हैं। तो इसमें अब डिस्टेंस फार्मूला क्या समझना है, सेक्शन फार्मूला क्या समझना है, वो बहुत बड़ा क्लिष्ट मैटर नहीं है। डिस्टेंस फार्मूला को अगर आप देखना चाहते हैं एक बार फिर से तो आप देख लें। मेरे तो लगता है कि ये आपको एकदम 10th क्लास में भी आप पढ़े। अगर कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर चाहिए, इसका लोकेशन अगर मैं x1 y1 के रूप में बताऊं आपको, इसका लोकेशन मैं x2 y2 के रूप में आपको बताऊं, तो निश्चित तौर पर आप ये समझ पाएंगे। और इसका क्या बेस है वो बिल्कुल लगता है कि मतलब उसको प्रूफ करना ये सब नहीं है। ए बी का वैल्यू सीधा मैं आपको बताता हूं कि ये होता है रूट अंडर एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लीजिए, तो x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, और ये लेते हैं y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। अगर सेक्शन फार्मूला पे जाते हैं, मान लेते हैं कि ये m है, इसका कोऑर्डिनेट, सॉरी ये कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट xy है, और ये m/n के रेशियो में है ना। अगर इस लाइन को डिवाइड करता है सेक्शन फार्मूला, है ना, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू चाहिए आपको तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, एंड y कोऑर्डिनेट चाहिए होगा तो my2
प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यही सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला में बहुत कलाकारी होती है। अगर मान लेते हैं कि 3 इक्वल भागों में कहता है बांट रहा है तो उनके कोऑर्डिनेट लाने हैं, तो इस सब में थोड़ा कलाकारी, हालांकि मैथ में फिजिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। सेक्शन फार्मूला का स्पेशल ऑफ सेक्शन फार्मूला, है ना, ये सब चीज एकदम जो है सेक्शन फार्मूला का जो ये स्पेशल केस है, इसको देखिएगा। सपोज कीजिए यहाँ कोई पॉइंट ए है और जिसका कोऑर्डिनेट x1, मैं इसको बताना नहीं है, मुझे सिर्फ आपको टेक्निक दे रहा हूं मैं। ये है जो है आपको मान लेते हैं x2/2 है, और सपोज कीजिए कहता है कि 2 पॉइंट ऐसे हैं P और Q जो इस लाइन को 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, इन 3 इक्वल पार्ट्स, है ना। डिवीजन इन, इफ डिवीजन ऑफ लाइन इज इन 3 इक्वल पार्ट्स, तो दिमाग से खेलिएगा तभी होगा। तो इसके लिए क्या करना है, तीनों हिस्सा को एक एक समझ लेना है। अगर मैं पॉइंट P को मेंशन करता हूं तो मुझे समझना है, तो लिख देते हैं हम 4 पॉइंट P, आपको m/n का जो वैल्यू होगा वो 1:2 लेना है आपको। तीनों इक्वल पार्ट है ना, तो तीनों एक एक हिस्सा हुआ ना, तो एक हिस्सा अगर यहाँ m यहाँ हुआ, अगर एक हिस्सा m यहाँ हुआ तो n 2 हिस्सा हो जाएगा। 4q अगर आपको यूज करना है, 4 पॉइंट Q करना है, तो ये 2 हिस्सा यहाँ ले लीजिए, एक हिस्सा उधर, तो m/n का जो रेशियो है वो 2:1 का हो जाएगा। तो ये सब दिमाग लगाना, 4 भाग हो, 5 भाग हो, कितना भी हो, उसके हिसाब से आप हर इक्वल, अगर, हाँ लेकिन एक बात है, सभी इक्वल पार्ट होने चाहिए तो ही ये आपको लागू हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस सेक्शन में सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला जो पहले से भी आप जानते थे, लेकिन थोड़ा बहुत क्लू कहीं ना कहीं तो डिस्कशन में नई बात आ ही जाती है। अब आइए बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की। एक एक तरफ से बढ़ते चले जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप सबसे पहले स्लोप की बात करते हैं, स्लोप के बाद हम लाइन सीख लेंगे, और स्लोप का जरूरी बहुत ज्यादा पड़ेगा फिजिक्स में आपको, तो इसीलिए स्लोप पर काम करते हैं। स्लोप क्या होता है, तो स्लोप का मतलब होता है, स्लोप को हम लोग m से दिखाते हैं, स्लोप इक्वल टू m, और m ये tan थीटा होता है। क्या है आइए समझते हैं थोड़ा इसको। स्लोप को अगर मैं अपनी भाषा में, अपने बोलचाल की भाषा में यूज करूं, तो स्लोप एक तरह का ढाल है। ढाल को ही अंग्रेजी में स्लोप कहते हैं। वो तलवार वाला ढाल नहीं है, ये वाला ढाल है। अगर मान लेते हैं कि ये आप हॉरिजॉन्टल सरफेस देख रहे हैं, जैसे मैं एक कॉर्नर को उठाऊंगा, एक एज को जब मैं उठाता हूं तो ये तिरछा होता है। अब तिरछा होता है तो ये जो इसी को ढाल बोलते हैं। पर ये ढाल मेजर कैसे होगा, जैसे मान लेते हैं घरों में हम सीढ़ी लगाते हैं, हम छत पर चढ़ना चाहते हैं, या मान लेते हैं कि कोई काम करने के लिए हम दीवार पर सीढ़ी लगाते हैं, तो सीढ़ी जो हम लोग लगाते हैं, इस तरह से सपोज कीजिए कि मैंने इस दीवार पर ऐसे सीढ़ी लगाई, तो सीढ़ी का जो ढाल है वो चेकिंग कैसे होगा, कितना ये उठा है, कितना ये कोण बना रहा है, उसकी जानकारी कैसे हमें मिलेगी, तो बिल्कुल मिलेगी, उसके लिए परेशान क्या होना है। वही ढाल तो हम लोग देखना चाहते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ हमने एक लाइन ऐसे खींचा, सपोज कीजिए ये हमारी सीढ़ी है, मान लेते हैं ये हमारी सीढ़ी है, मैंने किसी घर पर लगाई है या किसी छत पर लगाई है, कुछ भी किसी दीवार पर लगाई है, मान लो इस दीवार पर मैंने लगा दिया, ये मेरा दीवार है ना, ये क्या है, मेरा दीवार है, वाल है ये सपोज कीजिए, और ये लेडर है। तो स्लोप समझने का इससे बढ़िया और कोई भी एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। अब ये कितना उठ रहा है तो यहां से पता पड़ेगा कि कितना एंगल बना रहा है। अब जैसे अगर ये एंगल का पता हमें करना है, तो एंगल का पता हम कैसे करेंगे। मेरे पास सीढ़ी की लंबाई चलो ठीक है मालूम है, नहीं है वो बात है, पर इतना तो पता है ना कि कितनी ऊंचाई ले रहा है, इसका जो सीढ़ी का जो एंड पॉइंट है वो कितना ऊंचाई ले रहा है, और जहां से मैं इसको खड़ा किया हूं वहां से कितनी
दूरी पर ये दीवार, यानी दीवार से सीढ़ी का जो बेस है वो कितना दूर है, और दीवार पर जो सीढ़ी का टॉप है वो कितनी ऊंचाई पर फिट किया गया है, आराम से थीटा आ जाएगा। क्योंकि आप बोलेंगे सर इसमें तो सीढ़ी की लंबाई भी मेंशन की जा सकती है, बिल्कुल, लेकिन आपको यह समझना है कि स्लोप जब चेंज करेंगे, जैसे ढाल सीढ़ी को गिराएंगे या और उठाएंगे तो ये थीटा बदलेगा। तो इसमें सीढ़ी की लंबाई तो प्रॉपर नहीं बदल रही है ना, वो नहीं बदल रही है। हो क्या रहा है, हो रहा है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई कभी घटती है कभी बढ़ती है, और ये जो दूरी है ना इसके बेस से, न तो दीवार कहीं जा रहा है और न तो सीढ़ी की लंबाई इधर उधर हो रही है। तो ये जो दूरी है ना, ये दोनों दोनों डिस्टेंस वैरी करता है, और उसी के हिसाब से थीटा का मान बदलता है, और जैसे थीटा का मान बदलता है तो ढाल चेंज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप का चेंज होना। इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया है हमारे फिजिक्स और हमारे मैथमेटिक्स ने। तो लाऊं कैसे, तो ये मान लेते हैं अगर y है और ये अगर x है, तो यहां से टेन थीटा का वैल्यू पता है आपको कि ये y बटा x होता है, और यही स्लोप की हमें जानकारी देता है। इसीलिए मैंने, और मैथमेटिक्स में स्लोप को जनरली m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, और m को जो है कैलकुलेट करते हैं किससे, टेन थीटा से। ओनली थीटा नहीं, टेन थीटा, प्रॉपर टेन थीटा इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। क्लियर हो गया। चलिए, मतलब मैथमेटिकल जो फॉर्मेट है वो थीटा आएगा कहां से, तो टेन थीटा से ही वो थीटा आएगा। अब आइए बात करते हैं कि अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, हमारे पास ये वाई एक्सिस है, और कोई पॉइंट यहाँ ए है जो x1 y1 रखता है कोऑर्डिनेट, और यहाँ पॉइंट बी है जो x2 y2 रखता है कोऑर्डिनेट, तो आप फटाफट के स्टाइल में इसको देख लीजिए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये 90 डिग्री, यानी आपने यहाँ पे एक नॉर्मल डाला। अब मैं इसको एक एक कह दिया है, और ये बी भी है, और इसको सी मान लेते हैं। तो देखिए, अब इसको अगर आप पीछे बढ़ाते हैं तो ये एक्स एक्सिस को थीटा पर यहाँ करता है, तो ये भी एंगल थीटा हुआ। तो स्लोप को जो मैथमेटिक्स की भाषा में डिफाइन किया जाता है कि किसी भी लाइन का स्लोप, और ये समझना है आपको, किसी भी लाइन का स्लोप हमेशा मेजर किया जाता है, जो थीटा है उसमें जो स्लोप मेजर किया जाता है किससे, टेन थीटा से, और जो थीटा है वो है इज द एंगल इन ACW सेंस। ACW सेंस से हमारा मतलब है एंटी क्लॉकवाइज सेंस, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि थीटा किधर भी हो सकता है। अब इसमें सवाल उठता है कि आपको ये पता है कि जब हमारे पास यहां थीटा है तो थीटा यहां भी होगा, चूंकि ये संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो जब ये थीटा होगा तो क्यों ना इस ट्रायंगल का यूज करके हम थीटा का वैल्यू निकाल लें या टेन थीटा निकाल लें। अगर ध्यान से आप देखना चाहेंगे तो सब पता चलेगा। इसका वैल्यू है y2 माइनस y1 के बराबर, और इसका वैल्यू है x2 माइनस x1 के बराबर, तो हो गया। इसीलिए टेन थीटा का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। यही m है, इसके लिए आप परेशान न हो जाए, यही m है। तो मैथमेटिकली या मतलब कॉन्सेप्चुअली कहें तो हम लोग स्लोप जो है वो इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और यही रूल है। अब डिपेंड करता है कि स्लोप जो है वो कैसा कैसा हो सकता है, क्या प्लस हो सकता है, क्या जीरो हो सकता है, क्या इन्फिनाइट हो सकता है, क्या नेगेटिव, बिल्कुल इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर मान लेते हैं कि थीटा आपको जीरो हुआ, सीढ़ी को आपने गिरा दिया जमीन पर, तो क्या होगा, ढाल जीरो है उसको, थीटा इक्वल टू जीरो, तो स्लोप जीरो। और कारण आप जानते चलिए कि टेन थीटा से रिलेटेड है वो। फिर देखिए कि अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो स्लोप इसका इन्फिनाइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1090 का वैल्यू इन्फिनाइट होता है। पर ये दोनों ही वैल्यू में मजा नहीं है, हालांकि मजा है, थीटा इक्वल टू जीरो से
टेन थीटा जीरो होगा तो स्लोप का जीरो ना, ये थोड़ा सा काम का है, इस पर ये है, पर ये हमारे लिए कोई खास मायने नहीं रखता है, पर जानना चाहिए हमें। अब देखिए जीरो से अगर बड़ा है थीटा और 90 डिग्री से छोटा यानी थीटा एक्यूट है तो एम आपका पॉजिटिव होगा, यानी स्लोप आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अगर आपके साथ ऐसी बात है तो। लेकिन अगर आपका मान लेते हैं कि 90 डिग्री से बड़ा हो थीटा और 180 डिग्री से छोटा हो तो एम क्या होगा, है ना, नेगेटिव हो जाएगा। ये सब होता है। अगर मान लेते ये सीढ़ी ऐसे नहीं ऐसे लगा दिया जाएगा, थीटा हम लोग इधर से, आपको पहले मैंने बताया है कि थीटा जो है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से शुरू करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा मेजर करते हैं, तो हमें टेन थीटा का जो वैल्यू आता वो स्लोप का मैथमेटिकल मीनिंग है। तो स्लोप के विषय में इतनी जानकारी जब हमने आपको दे दी है तो मैं थोड़ी बात कर लूं आपसे कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो स्ट्रेट लाइन है, और भी चर्चा है, बहुत मजेदार चर्चा है, बहुत मजेदार, हाईली इंटरेस्टिंग। तो इसको आप पॉज करके देखें, मैं जगह खाली करके दे रहा हूं आपको। और अब जो है हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करता हूं और इसको थोड़ा गौर से समझेंगे। लाइन जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको स्लोप के कांस्टेंट होने और स्लोप के वैरी करने का जो रहस्य है ये भी पता पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरली तीन तरह के इक्वेशन होते हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो अगर मैं बात करूं तो ये तीन तरह का इक्वेशन होता है। पहला, इसको बोलते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहेंगे तो ये क्या है, आपको खूब पता है इसके विषय में, 9-10 क्लास में इसके विषय में खूब बताया जाता है, एकदम गर्दा झाड़ के बताया जाता है कि मैं लिखता हूं कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 4 या 2x प्लस वाई इक्वल टू मान लो 4, इस तरह से। तो आप तो आराम से इसको लिख सकते हैं ना। अगर मैं इस रूप में लाना चाहूं तो क्या होगा, -2x प्लस 4, बोलो होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो तो मैंने लिखा 3x प्लस 4y इक्वल टू, या -3x प्लस 4y इक्वल टू 6 लिया मान लेते हैं, सेटिंग कर लेना है। यहाँ से 4y इक्वल टू क्या हो गया, 3x प्लस 6 होगा, और यहाँ से y का जो वैल्यू आ जाएगा वो होगा 3/4x और प्लस 6/4। तो चिंता की क्या बात है, ये देखिए ना, m के जगह पर यहाँ 3 आया है, m के जगह पर यहाँ -2 आया है, c के जगह पर यहाँ 6 आया है, c के जगह पर यहाँ 4 आया है। कौन सी, और ऐसा तो नहीं है कि इसका ग्राफ खींचना आपको नहीं आता है, बिल्कुल आता है। आपको तो पता है कि कॉलम बना करके किस तरह से एक्स वाई का मान डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्मेट में, तो वो चर्चा का विषय यहाँ नहीं है। ये हमको मान के चलना है कि वो चीज आपको आता है और आना भी चाहिए। तो अगर मान लेते हैं कि मुझे, सपोज कीजिए कि इस इक्वेशन के लिए चर्चा किया जाए कि इसका ग्राफ कैसे होगा, यहाँ देखा जाए। यहाँ पर मैं क्या क्या देख रहा हूं, आपको जल्दी जल्दी में कोई अगर कहे कि ग्राफ का सैंपल बताइए कि ये ग्राफ कैसा होगा, एग्जैक्ट तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, एकदम खूब मस्ती से आपको समझ में आएगा कि अगर हमारे पास y इक्वल टू -2x, y इक्वल टू -2x प्लस 4 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, दो बातें ध्यान में रखनी है। पहला, आपने देखा कि m का वैल्यू आपके पास माइनस है, नेगेटिव है, यानी अगर लेस देन 0 है इसका मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपको ये बता दिया है मैंने, है ना, कि 90 डिग्री से बड़ा अगर थीटा होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा, और यहाँ स्लोप नेगेटिव है, -2 है, तो थीटा 90 से बड़ा, बोलिए होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। दूसरी बात है कि अगर मैं x को 0 करता हूं तो y का वैल्यू अपन को 4 आता है। ये दो बातें काफी महत्वपूर्ण हैं, और ये जो y का वैल्यू 4 आता है इसका मतलब x का 0 है वैल्यू और y का वैल्यू 4 है, ये कुछ ना कुछ यही पॉइंट होने वाला है। इसीलिए इसको, इस इक्वेशन में c को कहा जाता है y इंटरसेप्ट। इसको क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का हिंदी होता है अंतःखंड, कि y एक्सिस को कहां पे ये लाइन काटेगा,
इसका एक जो है ना सामान्य आइडिया हमें दे दिया गया है और उसी को फॉलो करना है। तो अब देखिए दो चीज हमारे पास मालूम है, पहला कि स्लोप नेगेटिव होगा और दूसरा है कि क्या होगा, वाई एक्सिस को ये पॉजिटिव साइड में 4 यूनिट की डिस्टेंस पर काटता है। तो आपको चिंता नहीं करना, एग्जैक्ट तो कुछ अभी कह नहीं सकते, लेकिन इतना तो कम से कम पता हो गया कि थीटा देख लीजिए ग्रेटर देन 90 डिग्री है और ये यही है आपको c बराबर 4 का वैल्यू, कन्फर्म जान लीजिए। तो इस तरह के लॉजिक को हम लोग मेंटेन करेंगे। अगर मान लेते यहीं पर 2x ये -2x प्लस वाई बराबर 4 होता, यानी ये माइनस नहीं रह करके प्लस होता, सारा कंडीशन यही रहता, ये लाइन सीधा इस तरह से मूव कर जाता। इसीलिए जब कभी भी आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पर काम करना हो तो उसको आप एक मतलब एक आइडियोलॉजी मैंने आपके लिए दिया कि चलो ठीक है कि एक आइडिया चले कि ये ग्राफ किस तरह का इंटेंशन लेगा। अब दूसरी बात एक जो बहुत जरूरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको गौर से सुनेंगे। जब कभी भी आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, फिजिक्स के लिए बहुत जरूरी है, मैं आपको ये आगाह कर देता हूं, जब कभी भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ तो सिंगल कोण बनाएगा, वो एंगल तो चेंज होने से रहा। इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रेट लाइन जो है वो हमेशा कांस्टेंट स्लोप रिप्रेजेंट करने वाला ग्राफ है। याद रखिएगा इस लाइन को कि स्ट्रेट लाइन हमेशा कांस्टेंट स्लोप रिप्रेजेंट करता है, स्लोप इसका कभी चेंज नहीं करता है, इसकी ढाल कभी बदलती नहीं है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो स्लोप से रिलेटेड होगा, अगर उसका मैथमेटिकल या ज्योमेट्रिकल फॉर्म एक स्ट्रेट लाइन देता है, वो क्वांटिटी फिक्स रहेगी, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हर हमेशा वो फिक्स ही रहे, वो तो बदल भी सकता है ना। अगर मान लेते हैं कि कोई लाइन ऐसा आपने देखा, जिस तरह से मान लेते इस तरह से लाइन आपने देखा, हो सकता है कोई भारी बात नहीं है, ग्राफ तो ग्राफ है, जैसा मैथमेटिक्स होगा। तो याद रखेंगे कि ये जो अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है तो इसका स्लोप कभी कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, इसका जो स्लोप है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज करेगा। यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे, यहाँ टेंजेंट खींच, सब चीज को तो अभी मैं ऐसे ही भरबली आपको बता रहा हूं, आप देख लीजिए। जैसे जैसे आप आगे पोजीशन चेंज करते हैं किधर भी जाइए उससे मतलब नहीं है, थीटा बदलेगा तो थीटा कर्व का काउंट करने का तरीका है कि उस पॉइंट पर एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींच दीजिए और एक्स एक्सिस को कटवा दीजिए उससे, और फिर आप जैसे थीटा मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में देख लीजिए तो अपने आप होगा। तो ये वेरिंग स्लोप है, ये स्लोप कांस्टेंट नहीं है, वैरी कर रहा है, वैरी स्लोप वैरीज, स्लोप वैरी। ऐसे में बता रहा हूं आपको, मतलब लेकिन ये नहीं कि ऐसे बता रहा हूं, आगे के लिए कुछ प्रोग्राम आपको दे रहा हूं। तो ये तो हो गया मामला स्लोप का कांस्टेंट होना और स्लोप का बदलना, और स्लोप को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जानकारी लेना, तमाम बातें हो रही है। दूसरा जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो है पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म का मतलब इसमें कोई स्लोप वगैरह की जानकारी नहीं है। दूसरा इक्वेशन है आपको y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, है ना। तो ये हो गया स्लोप, यहां पर भी है आपको यही m का वैल्यू है। पॉइंट स्लोप फॉर्म भी आप कह सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म भी कह सकते हैं। कोई भी पॉइंट है x1 y1 x2 y2, ये x हो गया, ये y हो गया। अगर मान लेते हैं यहाँ पर आप खींच रहे हैं तो यहाँ पर कोई पॉइंट a है, यहाँ पर कोई पॉइंट b है, तो स्लोप तो आपको पता ही है कि हम आराम से काउंट कर लेते इस तरह से। तो आपको तो बताए ही थे अभी कुछ देर पहले कि बच्चा आपको ये y2 माइनस, अगर ये कोऑर्डिनेट x2 y2 है और ये कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है तो खूबसूरत तरीका है। आपको एक ही बात कितना बार सीखेंगे हम लोग। तो ये थीटा जो है सो निकल जाता है, और थीटा निकलता है तो यही स्लोप डालते हैं, फिर y माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स y2 माइनस वाई वन बटा, यहाँ से स्लोप ले ली, फिर यहाँ स्लोप पॉइंट फॉर्म इसको कहा जाता है। जो तीसरा इक्वेशन है वो है आपको इंटरसेप्ट फॉर्म कंप्लीटली।
तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इसकी जरूरत पड़ती है थोड़ी बहुत फिजिक्स में। सबसे पॉपुलर तो वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। ये होता है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बना बनाया हुआ खाना है, मस्ती से बैठिए और खा लीजिए। देखिए ये है आपको y पर, तो यहाँ b लिख दीजिए, ये x है तो यहाँ पर a लिख दीजिए। दो गो पॉइंट तो आराम से आपको a0 मिलेगा और 0b मिल जाएगा। इससे सारा काम काज आप कर लेंगे। तो ये a को कहा जाता है x इंटरसेप्ट और b को कहा जाता है y इंटरसेप्ट। और आपको इसमें करना क्या है, y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू a निकल जाएगा और x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू b निकल जाएगा। इसीलिए मैंने दोनों पॉइंट आपको दिखा दिया। इतना तो कम से कम अभी आपको अपडेट होना चाहिए। इतने बड़े ख्वाब हैं हमारे, IIT जाएंगे, नीट जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो बेसिक्स में इतना कमजोर होना अब जरूरी नहीं है। आपके जो 10th क्लास का जो सिलेबस मैथमेटिक्स का है उसमें सब चीजों की चर्चा थोड़ी बहुत की गई है। और इसको जो मैथमेटिक्स वाले होंगे तो उनको तो बहुत ज्यादा चर्चा इस पर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। लेकिन हम जो है आपको शॉर्टली जो जनरली आना चाहिए फिजिक्स के लिए उतनी बात मैंने करके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप इतना देखिए काफी है इतना। उसके बाद थोड़ा सर्कल का है मामला, तो उतना तो खतरनाक मूड पर जाना नहीं है हम लोगों को। पर सर्कल की थोड़ी चर्चा जब चल रही है तो थोड़ी हो जाए। तो सर्कल का दो मामला मैं आपको बता रहा हूं। सर्कल के पास क्या क्या होता है ये समझना है। सर्कल के पास पहला चीज तो रेडियस है, दूसरा सेंटर है ना। और उसके बाद ये है सरकमफ्रेंस, है ना। सरकमफ्रेंस है, फिर एरिया है, बस इतना ही चीज सर्कल के पास है और इससे अधिक कुछ होता नहीं है। तो अगर मैं इसका रेडियस r है, इसका वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 2 पाई r होता है। और ये एरिया जो होता है वो पाई r स्क्वायर होता है। और आप चाहें तो डायमीटर के रूप में देख सकते हैं, है ना। d जो होता है वो 2r के बराबर होता है। तो आप, और बाकी है कोर्ड है, तो डायमीटर है, बहुत सारा चीज है मैथमेटिक्स में इसमें देखने के लिए। पर अभी यहाँ जितना है उतना कोई कम नहीं है। फिर सेमी सर्कल की बात करते हैं, फिर क्वार्टर सर्कल की बात करते हैं, वो सब चीज अपने मेंशन करने का है। अब यहाँ चर्चा है कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन, अगर मैं ये बोलूं कि ये सर्कल जो है यहाँ x एक्सिस है और इसको मैं बोल दूं कि ये y एक्सिस है, यानी इसका सेंटर जो है वो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पर एग्जिस्ट करता है तो सर्कल का इक्वेशन होता है। रेडियस को अगर मैं यहाँ पर ये r लिए, चलिए दूसरा ही बना लेते, क्या दिक्कत है, हटाइए इसको। अपनी खेती है, इसमें कौन सा जो है सो किसी के ऊपर डिपेंड होना है। ये देखिए, मान लेते ये x एक्सिस हो गया, ये y हो गया, रेडियस इसका a है और सेंटर इसका ओरिजिन पर करता है। तो इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल का, है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन माने इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। लेकिन ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पे एग्जिस्ट करता है और जिसका रेडियस a के बराबर होता है। ये प्रॉपरली समझना है। जनरल इक्वेशन जो होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये है जनरल इक्वेशन, आप कोऑर्डिनेट में खूब पढ़ेंगे, है ना। इसका जो सेंटर होगा ना, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है -g -f, और जो रेडियस होता है उसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर। तो कुल मिलाकर के इतना आपके पास जो है सो है सर्कल का मामला। बाकी पैराबोला है, इलिप्स है, उस सब चीजों के विषय में, है ना, वो कैलकुलस आएगा तो थोड़ी बात कर लेंगे उस पर। अभी उसके विषय में यहाँ कोई चर्चा करने से फायदा नहीं है हमारा। तो मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन में इतना ध्यान में रख लीजिए, काफी है। इसके बाद जो और आवश्यकता पड़ेगी, हालांकि पढ़नी नहीं चाहिए, डोमिनेंट तो कैलकुलस रहता है। तो कैलकुलस पर तो हम लोग बृहद पैमाने पर काम करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर ये काफी है, इतना जानकारी ले लेना मोर देन सफिशियंट है। तो कैलकुलस में आपको सबसे पहले जो हमारे फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मैथमेटिक्स का, अगर सही मायने में देखा जाए तो वो कैलकुलस ही है। तो कैलकुलस को नजरअंदाज नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलस ही लेकर के चलेंगे। सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग फंक्शन। फंक्शन को
आइडियल तौर पर लेंगे, क्योंकि फंक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है और कैलकुलस के लिए बहुत ही धमाकेदार चीज है। जो बड़े बड़े टीचर होते हैं कैलकुलस को बड़े ही स्वाद के साथ, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते हैं, और उनको ये लगता है कि कैलकुलस एक ऐसा मैथमेटिक्स है जो बच्चा अगर बेहतर तरीके से पढ़ेगा, डीप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेगा, तो इसको आगे फिजिक्स वगैरह में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और देश दुनिया देखने समझने का भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। सो फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज मैथमेटिकल डिडक्शन इज कंसर्न। तो फंक्शन के बाद थोड़ी चर्चा अगर देखेंगे, ऐसा लगेगा तो लिमिट्स पर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बेसिकली डिफरेंशिएशन, जो सबसे इसका लाइफ लाइन है, इस पर हम लोग ढंग से बात करेंगे, डिफरेंशिएशन। एंड उसके बाद हालांकि थोड़ी चर्चा हम कर चुके हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy अपॉन dx। हाँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy अपॉन dx मैं आज ही इसलिए लिख देता हूं कि जब मैं कैलकुलस शुरू करूंगा तो चैप्टर का नाम बताना जरूरी नहीं होगा। अभी आपको dy अपॉन dx भी समझ में नहीं आएगा तो घबराना नहीं है। उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा, ये तो एकदम समझ लीजिए कि मैक्सिमा एंड मिनिमा, कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू मैक्सिमम हमें खोजना होता है, कैसे मिनिमम खोजना होता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं। उसके बाद है आपको ग्राफ्स एंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व, है ना, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। तो ये थोड़ा सा इस पर, क्योंकि ये दोनों ही बहुत जरूरी है। ये देखिए कोई भी ऐसा नहीं, एक स्पेशल टॉपिक के तौर पर चर्चा हो सकता है dy अपॉन dx एज रेट मेजरर, है ना। देखिए कितना ज्यादा टॉपिक इसमें टच हो रहा है, बस आप ये खाली देखिए dy अपॉन dx एज रेट मेजरर। फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, थोड़ी चर्चा हो जाए। फंक्शन क्या है, आपने अपने लाइफ में अगर कोई कहता कि मेरे यहाँ फंक्शन है, तो भाई साहब आप फंक्शन का क्या मतलब लेते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि मेरे यहाँ फंक्शन है, तो फंक्शन का क्या मतलब, कहता कि मेरे दीदी का शादी है, मेरे बेटे का मुंडन है, मेरी बेटी का मुंडन है, मेरे यहाँ अष्टजाम होने वाला है, मेरे यहाँ जो है सो वो क्या बोलते हैं बारात आने वाली है, तो कुछ भी भगत है जो हमारे सोसाइटी में होता है। भाई साहब बी अलर्ट, वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट सच टाइप ऑफ फंक्शंस, we are talking about the relation between the variables under mathematical conditions। फंक्शन वो होता है कि मैं अगर लिखता हूं y इक्वल टू 2x प्लस 5, तो दिस इज x एंड दिस इज y which are variables, जो चर राशियां वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स को एक दूसरे के साथ मैथमेटिक्स के कुछ कंडीशंस के आधार पर हमने रिलेट कर दिया। फंक्शंस के दो टर्म है, y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, ये इक्वलिटी का साइन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हो सकता है कि मैं y इक्वल टू साइन x बोलूं, कोई दिक्कत नहीं है, खूबसूरती से बोलेंगे। हो सकता है मैं y इक्वल टू लॉग x बोलूं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है मैं y इक्वल टू e टू दी पावर x बोलूं, सारे अधिकार हैं अपन के पास, बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। लेकिन इन सभी रिलेशंस में मैथमेटिक्स आया हुआ है, मैथमेटिकल टर्म आया हुआ है। सो फंक्शन इज लाइक दिस कि मैथमेटिकल रिलेशन जो दो वेरिएबल्स के बीच हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं, उसी को हमारे मैथमेटिक्स ने, हमारे फिजिक्स ने फंक्शन का नाम दिया है। और इस फंक्शन को हम लोग थोड़ा और अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हम आपके लिए बेसिकली कोऑर्डिनेट और ट्रिग्नोमेट्री का जो वो कुछ चार्ट था वो लाया हुआ हूं मैं। आप इरिटेट नहीं होना, क्योंकि छोटी चीजों को जब तक आप एक रिमाइंडर के रूप में नहीं लेते हैं, तब तक बड़ी चीजों को समझने में मजा नहीं आता है। लगिए, मेहनत कीजिए मेरे साथ। एलन एकेडमी 24 ये हर हमेशा आपका साथ देगा, दे रहा है। थोड़ा भरोसा करके थोड़ा इंतजार कीजिए। सबसे बेहतरीन फिजिक्स, सबसे बेहतरीन बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का क्या टर्म टेक्निक है फिजिक्स में, वो ये प्लेटफॉर्म देगा, डी चंद्रा सर देंगे। थैंक यू सो मच।